Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक आप सभी को दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नामीबिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है और इसके बारे में कुछ दिन पहले हमने डेली करंट अफेयर के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मैं ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद में अगर जिसको नहीं पता है इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना, लेकिन उसके बाद आके इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीवीटीजी, यानी कि जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अब पीवीटीजी को लेकर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बोली गई है कि जो पीवीटीजी हैं ये आपको 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रहते हुए नजर आएंगे। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है और इसी की वजह से यहाँ पर इनको एक पीवीटीजी का स्टेटस दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोलता है कि आज के टाइम पर टोटल 95 ऑफिशियली नोटिफाइड पीवीटीजीज आपको देखने को मिलता है। उसका फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पर इरोलर और कोंदा रेडी ट्राइब, ये 2 ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं, क्या ये पीवीटीजी की लिस्ट के अंदर हैं या नहीं। तो अब ये 4 स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट। अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर। देखो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये 4। अब मैंने आपको बताया 4 स्टेटमेंट हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है, कुछ चारों भी करेक्ट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ये बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ये बोलता है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4 या फिर ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर बोलता हूँ। इसका आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में बिल्कुल अच्छे से इसके आंसर को मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आपके साथ में डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको एक छोटी सी कोशिश करनी है कि इसके बारे में कुछ जानो और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। आज छोटे छोटे 2-4 आर्टिकल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉस के बारे में काफ़ी सारी चर्चा की गई है। जैसे ये वाला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल से कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके बारे में पता होना चाहिए, आने वाले टाइम पर इसके ऊपर एडिटोरियल्स वगैरह पब्लिश हो सकते हैं क्योंकि ऐसा होता रहता है। अब हुआ क्या है, नवजोत सिंह सिद्धू, आपने यहाँ पर नाम तो सुना होगा और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों ने इनको कपिल शर्मा शो के नाम से जो शो आता है वहाँ से उनको देखा होगा, जाना होगा। तो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में चर्चा हो रही है। कल पूरे देश भर में बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इन आर्टिकल्स को कवर किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को कल सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सज़ा दी है और वो जो 1 साल की सज़ा दी गई है ना, वो है रेगोरस इम्प्रिजनमेंट। अब ये रेगोरस इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है, एक ठोस सज़ा यहाँ पर दी गई है, एक भारी पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है। वो 1 साल का पनिशमेंट मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह है एक रोड रेज केस। ये रोड रेज केस क्या होता है इसको थोड़ा समझ लो, इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या, यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत खतरनाक बन जाएगी। आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं से कहीं तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, पूरी हिस्ट्री यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कुछ भी चीज़ चर्चा में आती है तो इंटरनेट पर उसको लेकर पूरा कॉन्टेंट भर जाता है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इस आर्टिकल को लेकर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके एक स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ आखिरकार हुआ क्या था, फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ जाओगे।
ये बात है 1988 की। 1988 में 27 दिसंबर के दिन क्या होता है, नवजोत सिंह सिद्धू का एक बुजुर्ग आदमी से झगड़ा हो जाता है। वो जो झगड़ा है वो एक पार्किंग वाले एरिया में होता है ना, पार्किंग वाला एरिया जहाँ पे गाड़ी वगैरह को पार्क करते हैं, तो वहाँ पे झगड़ा हुआ इनका। अब वो बुजुर्ग आदमी की जो उम्र है वो 65 साल की होती है, और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गुरनाम सिंह। ठीक है, उनका नाम है गुरनाम सिंह, ध्यान रखना। अब उनके साथ में जैसी झड़प हुई, झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, और उस धक्का मुक्की के अंदर गुरनाम सिंह की मौत हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब जब उनकी डेथ हुई तो उसके बेसिस पर पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू को, और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में एक दोस्त भी था इनका, तो इन दोनों को यहाँ पर एक तरीके से इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया। लेकिन आप कहोगे हत्या का मामला दर्ज किया तो इनका तो कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ बिल्कुल, अगर इरादा नहीं था, अगर उसमें कोई मामला दर्ज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैर इरादतन हत्या। तो यहाँ पर कोई इरादा नहीं था, लेकिन इरादा के अगेंस्ट में यहाँ पर ये डेथ हो गई है, तो इसके बेसिस पर मामला दर्ज किया। अब इसके बेसिस पर जब मामला दर्ज किया जाता है, सेशन कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है, तो वहाँ पर कोई प्रॉपर एविडेंस मिलते नहीं है, और इसी के बेसिस पर नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है, जो यहाँ पर 65 साल के बुज़ुर्ग इंसान हैं, इनकी फैमिली है, उन्होंने यहाँ पर एक अपने फैमिली मेम्बर को खोया है, तो वो ऐसे तो यहाँ पर जाने देंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को हाई कोर्ट के अंदर पहुँचाया, इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर गए। अब हाई कोर्ट में जब लेकर गए तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो कि नवजोत सिंह सिद्धू को ज़्यादा कुछ यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर उसके बाद में फैमिली मेंबर्स फिर भी ऐसे नहीं बैठे हुए, तो इन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को जब हाई कोर्ट में भी यहाँ पर उनको जस्टिस नहीं मिलता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2018 के अंदर ऑलरेडी ये केस जा चुका होता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो ये एक तरीके से गैर इरादा हत्या है, यानी कि इरादा के अगेंस्ट में, मतलब कोई इरादा नहीं था हत्या करने का, लेकिन यहाँ पर वो मिस्टेकनली ऐसा हो गया है, उस लड़ाई के अंदर उस व्यक्ति की हत्या हो गई है। लेकिन आप यहाँ पर ये देख पाओगे, इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये जो गैर इरादतन हत्या है, ये बेसिकली आपको हमारे आईपीसी के अंदर, यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर 304 सेक्शन 304 के अंदर आप देख पाओगे। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर धारा 304 के तहत इस चीज़ को बोलते हुए कि भाई उनका इरादा नहीं था, और इरादा नहीं था इसी वजह से यहाँ पर इनको बरी कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी यहाँ पर इनको बरी कर दिया। ठीक है, यानी कि इनको छोड़ दिया था। लेकिन अब यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स काफ़ी परेशान थे, जो पीड़ित परिवार था उनकी मांग ये थी कि यहाँ पे उनको जस्टिस मिले। तो पीड़ित परिवार ने क्या किया, अब फिर से सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि प्लीज़ एक बार यहाँ पर जो हमने पिटीशन डाली है उसके ऊपर पुनर्विचार करो, रिकंसिडर करो, उसको एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से रिव्यू करो। अब जब एक बार फिर से यहाँ पर रिव्यू की उन परिवार की मांग को, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला यहाँ पर यह सुनाया है कि 1 साल की यहाँ पर सज़ा मिलेगी, और वो होगा रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो ये आई होप आप लोग को यहाँ पर पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आ चुका है। यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 304 हाँ क्या बोलता है, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी पहले जो मैंने आपको बताया 2018 में जो केस पहुंचा था तब बरी कर दिया गया था, एक छोटा सा जुर्माना 1000 रुपये का फ़ाइन मरा था इनके ऊपर, बाकी बरी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो उन बुज़ुर्ग आदमी के जो फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने यहाँ पर इस मुद्दे की वापस से सुनवाई करवाई, और उसके बाद यहाँ पर ये फाइनली डिसीजन आता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में एक और आर्टिकल कवर किया गया। कल इस आर्टिकल के बारे में भी चर्चा हो रही थी। तो इस प्रकार के इंसिडेंट कल बहुत सारे हुए। यासिन मलिक का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। अब पहले किसी ने नहीं सुना होगा तो कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी उसके बाद यहाँ पे सुना होगा, ये है यासिन मलिक। अब यासिन मलिक को भी यहाँ पर सज़ा मिलती है, दोषी करार दिया जाता है। यासिन मलिक को यहाँ पर गिल्टी साबित किया जाता है। यासिन मलिक कौन है, तो यहाँ पर एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर है, किसका, JKLF का, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का। इसका मकसद ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है इसको भारत से अलग कर दिया जाए, ये यहाँ पर इसका मकसद। और इसने इसके लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को भारत से अलग करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर किया भी है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार करे हैं, करवाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी यासिन मलिक के बारे में। तो अभी क्या है, यासिन मलिक के ऊपर ये चार्जेस किस चीज़ के लगाए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसको देखोगे तो यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं ये फ्रेम करे गए हैं एक स्पेशल NIA कोर्ट के थ्रू। और दिल्ली के अंदर जो ये कोर्ट है इसने यहाँ पर कॉन्विक्ट साबित किया, यासिन मलिक को यहाँ पर दोषी साबित किया, और बोला कि यासिन मलिक यहाँ पे टेरर फंडिंग करता है, यानी आतंकवाद को फंडिंग करता है, आतंकवाद को यहाँ पे पैसा देता है। अगर टेररिज्म नहीं कर रहा है तो टेरर को फंडिंग देकर उनसे आतंकवाद करवा रहा है।
तो इसी चक्कर में यहाँ पर अभी यासिन मलिक को चार्ज किया गया है। क्लियर हुआ। उसके बाद में अभी 25 मई को यहाँ पर सुनवाई होगी और 25 मई पर हमारे पास कुछ और भी स्टेटमेंट्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है, कि क्या होता है। और देखो पॉसिबिलिटी है कि यासिन मलिक को यहाँ पर जो है फांसी की सज़ा भी सुनाई जाए, क्योंकि यूएपी के चार्जेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अब यहाँ पे कुछ क्या हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट निकल सकता है। हाँ, तो ये जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो सकती है। इसको लेकर पूरा का पूरा एक चैप्टर आपके लक्ष्मीकांत के अंदर मेंशन्ड है। तो एनआईए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको इसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। हमारे सिलेबस के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, इस प्रकार के टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, तो वहाँ से एनआईए भी रिलेट हो जाएगा। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपको नाम से पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया था। इसको लाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंडर में। तो 2008 में जो ताज होटल पर वो अटैक हुआ था, आपको पता होगा, उसके बाद में ही यहाँ पर इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर आया गया। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जहाँ पे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर वर्क करती है और इन्वेस्टिगेशन करवाती है, ताकि जो बहुत सारे ऑफेंसेस है, बहुत सारे क्राइम है जो कि हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, ठीक है, और इतना बड़ा खतरा है कि हमारे जो रिलेशन है किसी दूसरे कंट्री के साथ में उसको ख़राब कर सकता है, तो उसको यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा हुआ मुद्दा। उसके बाद में इसके अंदर धीरे धीरे और भी चीज़ें ऐड कर दी गई कि कहीं पर स्मगलिंग वगैरह होती है, ठीक है, इंडियन करेंसी को लेकर यहाँ पर स्मगलिंग देखने को मिलती है, या बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं जिसको ऐड कर दिया गया है, जो कि आज के टाइम पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखता है। उसके साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एकमात्र और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया, मतलब कि आतंकवाद से लड़ने का काम करता है ये एनआईए। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर ये काम करता है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह, यानी कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये बॉडी हमारी काम करती है, आतंकवाद को टैकल करने के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, कुछ ब्रांचेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में। यह बात ध्यान रखना, बस खाली यहाँ पर ध्यान रखना मेजर हेडक्वार्टर और इसके वर्किंग्स के बारे में ध्यान रखना। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, आवश्यकता इसलिए पड़ी, उस समय पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लगातार आतंकवाद बढ़ रहा था, स्मगलिंग हो रही थी, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी, हथियारों की स्मगलिंग हो रही थी, फेक इंडियन करेंसी का सर्कुलेशन बहुत बढ़ चुका था। इसी चक्कर में हम लोग इस एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर आए। मैंने आपको बताया 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक था, उसके बाद में यहाँ पर इस एनआईए को बनाया गया और एनआईए का आज के टाइम पर जो काम है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको अच्छा ये नहीं बताया अभी, जो ये बॉडी है ना, इसके अंदर एक अमेंडमेंट होता है, एक चेंजेस करते हैं हम लोग 2019 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 2019 के अंदर इसी एक्ट में बदलाव किया जाता है। बदलाव करके बोला गया कि भाई इसको कुछ और भी हम लोग पावर्स देंगे, मतलब कि कुछ और भी अपराध जो हैं वो यहाँ पर ये बॉडी देखा करेगी, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव की जो तस्करी हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया फेक करेंसी का मामला हो गया, या फिर कुछ देखो हथियार ऐसे होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और उसके बेचने के ऊपर रोक लगाई जाती है, लेकिन फिर भी वो काम होता है, तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए एनआईए को बुलाया गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो मुद्दे हैं ये सब एनआईए को दे दिए गए 2019 की अमेंडमेंट के बाद में। साइबर टेररिज्म जो होता है, ठीक है, ये मुद्दा भी एनआईए के अंडर में आ गया। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे एनआईए के अंदर में आते हुए नजर आ जाते हैं। क्लियर हुआ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स होते हैं, इनके पास बिल्कुल सेम पावर होती है जैसे यहाँ पे बाकी अदर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरह। लेकिन यहाँ पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर होते हैं, इनके पास में एक पावर और होती है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकें इन ऑफेंसेस को जो कि इंडिया से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका इन्वेस्टिगेशन करने की भी पावर्स यहाँ पर आप लोग इनके पास देख पाते हो। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार, वो यहाँ पर डायरेक्शन दे सकती है एनआईए से, एनआईए को यहाँ पर बोल सकती है कि भाई इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनआईए काम करवा सकती है। क्लियर हुआ। तो ये इस एनआईए का जो भी यहाँ पर स्पेशल कोर्ट है दिल्ली के अंदर में, इसी ने अभी यहाँ पर ये काम करके दिखाया है, यासिन मलिक को दोषी साबित किया है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अभी ये वाला आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक कर चल रहा हूँ। फिर एक आर्टिकल ये भी है, देखो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है
अब यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर चर्चा की जा रही है। आपको पता है कि ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर, इस मस्जिद को लेकर क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इसके ऊपर 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, वो भी मैं आपके साथ में कवर कर चुका हूँ। अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर उसके बाद में हम कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बात कवर करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली रेलिवेंट होगा। देखो, जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसको लेकर विवाद यहाँ पर क्या है कि अभी इस मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे वगैरह हो रहा था। इस सर्वे के दौरान जब लास्ट दिन था सर्वे का, तो वहाँ पर एक शिवलिंग मिलता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के थ्रू मिलता है हम लोगों को। अभी तक देखो कोई भी कन्फर्मेशंस नहीं है, कोई भी रिपोर्ट का कन्फर्मेशन नहीं है, बस खाली जो मीडिया रिपोर्ट्स है वही यहाँ पर सर्कुलेट हो रही हैं, वो आपको भी पता है। तो वहाँ पर पता ये चलता है कि उस ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो वज़ू खाना होता है, जहाँ पर हाथ पैर धोए जाते हैं नमाज से पहले, तो वो वज़ू खाना के अंदर वो शिवलिंग है, ऐसा यहाँ पर बोला गया इस सर्वे के अंदर। और वो जो शिवलिंग है वो यहाँ पर जो सर्वे वाले वो ये बोलते हैं, लेकिन उसके अपोजिशन में जो उस मॉस्क के केयर टेकर हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को लेकर एक डिस्प्यूट चला और उसके बाद में वहाँ के वाराणसी कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही पता चलता है कि वो शिवलिंग है, ये रिपोर्ट्स आती हैं बाहर में, तो क्या करा गया कि उस एरिया को पूरी तरह से सील करवा दिया वहाँ के कोर्ट ने। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दा यहाँ तक चल रहा था। अब इसके ऊपर कोई डिसीजन आना बाकी है, वाराणसी कोर्ट का कुछ डिसीजन आना है, लेकिन उस डिसीजन के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो ज्ञानवापी केस है, देखो इसके ऊपर मतलब वाराणसी कोर्ट से बोला कि अभी कुछ मत बोलना, अभी कुछ मत बोलना, पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। तो इस ज्ञानवापी केस को आज सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इसके बाद में फिर से इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होना चालू हो जाएंगे। और यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है। आपको पता होगा परसों वीडियो काफ़ी लेट हुआ था, हालांकि आज भी वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है। परसों तो यहाँ पे मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, आज कोई हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन आज इंटरनेट इशू हो गया, आज वाईफाई का इशू हो गया। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी यार आई नहीं ना मॉर्निंग से, तो उसके बाद आपको पता है इंटरनेट के बिना तो यहाँ पर न्यूज़पेपर भी ओपन नहीं होने का। तो न्यूज़पेपर तक यहाँ पर ओपन नहीं हुआ, तो काफ़ी देर बाद यहाँ पर एक कनेक्टिविटी आई, काफ़ी बातचीत करने के बाद में यार कनेक्टिविटी आई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सब कुछ न्यूज़पेपर वगैरह ओपन हो पाया है, देन उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। लेकिन फाइनली थोड़ा सा वीडियो लेट हो रहा है यार। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ रहे होंगे और आई होप आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा और काफ़ी मिलता भी रहा है। आप लोग प्रॉब्लम समझते हो मेरी भी, कभी कभी प्रॉब्लम्स यार एक साथ आ जाती है ना, तो वो दिक्कत क्रिएट कर देता है। अभी परसों ये हुआ है, आज फिर ये हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, हमें यहाँ पर टैकल करके चलता रहना है। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपको पता होगा, हाँ, परसों जो वीडियो आया था वो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वहाँ पे एक आर्टिकल को मैंने नहीं कवर किया था जानबूझकर, और मैंने आपसे बोला था कि उस आर्टिकल को मैं फ्राइडे में कवर करूँगा या सैटरडे में कवर करूँगा। तो आज फ्राइडे, आज हम इसको कवर करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, वो आर्टिकल ये था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानेंगे बहुत अच्छे से। आप बस थोड़ी देर रुको, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। पूरा इतिहास यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इस ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर। इस आर्टिकल को द हिंदू ऑलरेडी कवर कर चुका है। द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस पर एक्सप्लेन सेक्शन पर यहाँ पर इसको कवर किया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये क्यों चर्चा में आ चुका है। ठीक है, एक एक करके इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। उससे पहले बता दूं, आज के मॉर्निंग की करंट अफेयर के वीडियो मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, लेकिन मैं आपसे कितना भी कह लूँ आप वहाँ पे वो नहीं देख पाओगे, है ना। तो इस वजह से एक बार तो मुझे इस वीडियो के अंदर कवर करना पड़ेगा, ताकि जितने सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं उन सबको यहाँ पर इसका बेनिफिट हो पाए, वो सब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेकर इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, क्योंकि इशू ये आ रहा था कि अगर देखो मुद्दा ये निकल कर रहा था कि ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर शिवलिंग अगर मिला है, एक रिपोर्ट पूरी तरह से पब्लिश होती है, एक चीज़ें फाइनलाइजेशन हो जाता है इनका, हमारे पास एक फाइनल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आ जाती है, तो क्या मॉस्क को हटाया जा सकता है? मॉस्क को हटाकर वहाँ पे टेम्पल बनाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो उसके लिए कौन सा एक्ट है? ठीक है, तो वो सारी बातें कवर करें, क्योंकि ऐसा हुआ है अयोध्या के अंदर, आपने देखा होगा, है ना। तो वो अयोध्या का जो भी मामला था वो एक एक्सेप्शन था। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कवर करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को, कि यहाँ पर किसी भी एक दूसरे रिलीजियस प्लेसेस को हटाकर वहाँ पे उसका जो प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस है, वो लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, वो सारी बातें आपको अभी यहाँ पर थोड़ी देर में पता चल जाएगी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ने से पहले, देखो पूरा एक्ट मैंने लगा दिया, पूरे पिक्चर्स वगैरह के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको ज्ञानवापी मॉस्क का थोड़ा इतिहास समझना होगा। आपने इतिहास इसका थोड़ा सा कम पढ़ा है अभी तक। आपको मैं एक डिटेल इतिहास दूंगा स्टार्टिंग से, कि जो मॉस्क है ज्ञानवापी मॉस्क, इससे पहले वाकई में वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। इसको लेकर हमारी हिस्ट्री बोलती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश्ड हैं,
कहाँ पर, गूगल के ऊपर। तो जब आप ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में चर्चा करते हो तो आपने यहीं से पढ़ा होगा कि 1699 में या फिर 1669 के आसपास यहाँ पर क्या हुआ था, औरंगज़ेब ने इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया था और वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर मंदिर के बनवाया जाता है, मंदिर का जो भी आज करेंट टाइम पर मंदिर देखते हो उसको बनवाया जाता है। अहिल्याबाई होलकर जी का रोल होता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा, ठीक है, जो इंदौर की महारानी थी। तो आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन इससे पहले का भी काफ़ी बड़ा इतिहास आपको देखने को मिल जाता है, वो क्या है हम लोग उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा मंदिर और मस्जिद का लोकेशन देखो। ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और टेम्पल के बराबर में ही आपको यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद देखने को मिल जाएगा। ये मस्जिद हो गया, इसके बराबर में ये मंदिर हो गया, ठीक है। आपको पता होगा ये जो मस्जिद है, देखो ये मस्जिद हो गया और ये मंदिर है, बराबर बिल्कुल सटा हुआ है ये दोनों, ठीक है। दोनों की दीवारें बिल्कुल सटी हुई सी आपको नजर आएंगी। और ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल अभी कुछ महीनों पहले चर्चा में आया था, आपको पता होगा कुछ महीने पहले चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जब आप लोग देख पाते हो ये टेम्पल है, इधर यहाँ पे मस्जिद है, टेम्पल के पास में आपको यहाँ पर ये घाट देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, इस टेम्पल और घाट के बीच में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे घर बने हुए हैं। तो इन घर को हटाकर वहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया गया, तो मंदिर से डायरेक्टली घाट तक का रास्ता ओपन कर दिया गया। मणिकर्णिका घाट तक का रास्ता बिल्कुल ओपन है, तो गंगा नदी से नहाकर सीधा यहाँ पर दर्शन करेंगे मंदिर के अंदर, ठीक है। तो उस प्रकार से कॉरिडोर को बनाया गया था, ये आपको पता है। तो ये रिसेंट न्यूज़ है, वो भी मैंने आपको इसी में कवर करवा दी है। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो वज़ू खाना है, वज़ू खाना क्या होता है मैंने आपको बताया, तो वहीं पर क्या हुआ, ये शिवलिंग मिला है, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, अभी सिर्फ हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स में आपको बता रहा हूँ। अब इस मॉस्क को लेकर, ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर हमारा क्या इतिहास रहा है, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस खाली ध्यान से कान खोलकर सुनते हुए चलना, ठीक है। चाहो तो नोट डाउन करके चलना, क्योंकि ये टॉपिक आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के इतिहास की, तो यहाँ पर एक मोस्ट फेमस टेम्पल है जो कि आज के टाइम पर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे 12 में से एक ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं अलग अलग जगह पर, तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ के अंदर भी यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर एक तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे जो मेन देवता हैं वो हमारे श्री विश्वनाथ हैं, जो कि लॉर्ड शिव जी के एक अवतार देखने को मिलते हैं। ये बातें हम लोग को पता चलती हैं। अब आते हैं इस टेम्पल के बारे में, टेम्पल के इतिहास के बारे में। देखो इस टेम्पल का इतिहास क्या है। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक बात ध्यान से सुनना कि ये जो टेम्पल है और ये जो मॉस्क है, इधर टेम्पल इधर मॉस्क है, ये टेम्पल्स ना बाद में बना है। ये जो मॉस्क है, ज्ञानवापी मॉस्क, ज्ञानवापी मस्जिद, इस मस्जिद पर पहले यहाँ पर ही एक टेम्पल हुआ करता था, पहले यहाँ पर ही एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़ दिया गया था, उस मंदिर को हटाकर ये मस्जिद बना है, ज्ञानवापी मस्जिद। और अब आप कहोगे ये काशी विश्वनाथ टेम्पल कैसे बना, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल को बाद में बनाया गया, इस मस्जिद के बराबर में बाद में बनाया गया था। अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो होता क्या है, 1194, तो 1194 की बात है, 1194 की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये जो टेम्पल है, जो आज के टाइम पर ज्ञानवापी मस्जिद देखने को मिलता है ना, उसकी जगह पर एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम है ओरिजिनल विश्वनाथ टेम्पल, मतलब विश्वनाथ टेम्पल, ऑब्वियस सी बात है ये नाम था। अब जो विश्वनाथ टेम्पल है इसको तोड़ दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी के थ्रू, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय राजा ऑफ कन्नौज को हराया और उसके बाद में विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ दिया। अब विश्वनाथ टेम्पल को देखो, पहली बार ये टेम्पल काफ़ी बार टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, ध्यान से सुनते हुए चलना। तो एक बार यहाँ पे टूट चुका। अब 1230 में यानी 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी ने इसको तोड़ दिया, लेकिन 1230 के अंदर ये जो टेम्पल है इसको वापस से बनाया जाता है गुजराती मर्चेंट के थ्रू। एक गुजराती मर्चेंट होता है, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा दान दिया, एक बहुत बड़ा दान दिया, जिसके बाद यहाँ पर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश होते हैं, इनके शासन के टाइम पर इस मंदिर को वापस से बनाया जाता है। तो गुजराती मर्चेंट के थ्रू, दान के थ्रू यहाँ पे इस मंदिर को बनाया गया। तो आपने देखा एक बार टूटा, दूसरी बार बन गया। लेकिन क्या होता है, जब दूसरी बार बन गया उसके बाद फिर से जो ये टेम्पल इसको फिर से तोड़ दिया जाता है हुसैन शाह शर्की या फिर सिकंदर लोदी के रूलर के टाइम पे, यानी कि इन दोनों के समय पर इन दोनों में से किसी एक का शासन था। दोनों का नाम आपको यहाँ पे गूगल पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का शासन था, लेकिन उस टाइम पर इस मंदिर को वापस से तोड़ दिया गया था। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो एक बार टूटा, फिर से बना और फिर से यहाँ पर तोड़ दिया गया, तो 2 बार अभी तक टूट चुका। अब जब दूसरी बार टूटा तो उसको फिर से बनवाया गया।
तो जब फिर से बनवाया गया इस टेम्पल को, तो उस बार बनवाने के पीछे दो आपको व्यक्ति देखने को मिलेंगे। एक है राजा मानसिंह, दूसरे राजा तोडरमल। अब राजा मानसिंह और जो राजा तोडरमल आपको देखने को मिलते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इस मंदिर को वापस से बनवा दिया था। और ये कब बनवाया था, मैंने आपको बताया दूसरी बार जब टूटा, तो दूसरी बार टूटने के बाद इसको दोबारा बनवाया गया अकबर के शासन के टाइम पर। और इसी चक्कर में बोला जाता है कि हाँ ये मंदिर अकबर ने बनाया है। नहीं, अकबर ने नहीं बनवाया था, इन दोनों ने बनवाया था। तो राजा तोडरमल ये खुद अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि दूसरी बार मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। अब जब यहाँ पर ये तैयार हो गया तो उसके बाद क्या होता है, 1669, अब कहानी आती है ये वाली जहाँ से आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, वो ये है 1669 में औरंगज़ेब ने फिर से उस मंदिर को तोड़ दिया। और उसको तोड़ने के बाद में जो आज के टाइम पर ज्ञानवापी मॉस्क यानी ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है ना, वो उसी जगह पर बना हुआ है। तो मतलब ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब आपका कहना होगा वो मंदिर हुआ करता था तो मस्जिद बना दी गई। अब वो मस्जिद ऑब्वियसली बात है बना दी गई थी, तो ये जब मस्जिद बन गई तो इसके बराबर में काशी विश्वनाथ टेम्पल बनता है। हालांकि होना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन बराबर में बना दिया जाता है। वो बराबर में किसने बनवाया वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो ये तो यहाँ पर हो गए कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों ने यहाँ पर इस टेम्पल को लेकर पढ़ लिया हिस्ट्री। अब आपको पता होगा जो रिसेंट डेज में काफ़ी चर्चा की जा रही है कि इस मॉस्क की जगह, इस मस्जिद की जगह पर एक मंदिर हुआ करता था, उसके लिए यहाँ पर 3 चीज़ें बताई जा रही हैं। भाई 3 तो मेजर कारण है, 3 सबसे ठोस रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर पता चलता है कि उस एरिया पे वो एक टेम्पल हुआ करता था। कैसे, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर इसका जो नाम है ज्ञानवापी, ये खुद पहला रीज़न है। ज्ञानवापी नाम यहाँ पर जो है संस्कृत का नाम है, ठीक है, और ऐसे नाम पे, संस्कृत के नाम पे मस्जिद का नाम नहीं हुआ करता। ज्ञानवापी का मतलब भी क्या है, विजडम वेल, यानी कुआं जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। विजडम वेल का मतलब है कि आप सोच रहे होंगे क्या वहाँ पे कुआं हुआ करता था। हाँ, तो आप देख पाओगे इस प्रकार से पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे कुआं हुआ करता था, ये वेल। और बोला जाता है इस कुएं के अंदर क्या होता है कि देखो, जब इस टेम्पल को तोड़ा जा रहा था औरंगज़ेब के थ्रू, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंगा भी देखने को मिलता है। तो औरंगज़ेब के थ्रू जब इस टेम्पल को तोड़ा जा रहा था, एक इन्वेजन किया गया, तो वहाँ पे जो ये लिंगम था, वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने उस शिवलिंग को उठाया और शिवलिंग को उठाकर वो इस कुएं के अंदर कूद गए थे। तो बोला जाता है तब से यहाँ पर कि ये जो शिवलिंग है वो इस कुएं के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि आज के टाइम पर ये पूरी तरह से कवर्ड हो चुका है, इससे काफ़ी मलबा वगैरह होगा, लेकिन ये यहाँ पर हिस्ट्री हमारी बोलती है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बोला जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, ये एक रीज़न बोला गया। दूसरा रीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है, जब आप लोग इस मस्जिद को देखोगे तो मस्जिद को आपने चारों तरफ से देख लिया। जब आप चारों तरफ से देखोगे तो इसकी जो पीछे वाली दीवार आपको नज़र आएगी, यहाँ पे पिलर्स नज़र आते हैं। ये जो पिलर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेम्पल्स के अंदर हुआ करता था उस टाइम पर। ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ करते थे ना, उन्हीं के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। तो बोला जाता है कि उस समय पर जब औरंगज़ेब ने बनवाया इस मस्जिद को, तो प्रॉपर कोई फाइनेंसिंग वगैरह होगी नहीं, प्रॉपर यहाँ पर मतलब ऐसा बताया जाता है कि प्रॉपर यहाँ पर अगर जो पैसा वगैरह है उसकी कमी पड़ गई होगी, इसकी वजह से यहाँ पर जो पीछे वाली दीवार है वो नहीं तोड़ी होगी और उसके बाद यहाँ पे मस्जिद बना दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्पल स्ट्रक्चर भी हम लोग को पीछे देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक दूसरा रीज़न निकल कर आता है। तीसरा रीज़न यहाँ पर ये निकल कर आता है, जो यहाँ पर नंदी हैं, ठीक है, नंदी कौन है, तो ये है शिव जी की सवारी। अब होता क्या है, यहाँ पर इनका जो स्टैचू बना हुआ है वो आज भी वहाँ पर बना हुआ है, और नंदी जी का जो स्टैचू है वो फेस करता है किधर, ज्ञानवापी मॉस्क की तरफ। तो यहाँ पर इससे प्रतीत ये होता है कि वहाँ पे ये मंदिर हुआ करता था, जिसको हटाकर, क्योंकि मंदिर हुआ करता था उसके बाद ही यहाँ पे नंदी के स्टैचू को बनाया गया था। तो हुआ क्या कि उसको हटाकर वो मॉस्क बनाए। क्लियर हुआ। तो ये 3 रीजंस बताए जाते हैं जिसको लेकर आज भी चर्चा हो रही है। तो ये तो हो गया इतिहास, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप कहोगे जो मॉडर्न टेम्पल है, यानी कि करंट टाइम पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलता है, ये कैसे बना, ये किसने बनवाया। तो इसको बनवाने के पीछे काफ़ी सारे राजाओं ने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस होते रहे, जिसमें से एक मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है जयसिंह द्वितीय। राजा जयसिंह द्वितीय या राजा जयसिंह टू ने यहाँ पर इस मंदिर को चौथी बार बनवाया। अभी मैंने आपको बता दिया ना, बनवाया तुड़वाया, तो यहाँ पर चौथी बार बनवाया। लेकिन अब क्या होता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल बराबर में बनता है, उस मस्जिद के बराबर में यहाँ पर वो मंदिर बनवाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। आज के टाइम पर इनफैक्ट जो जयपुर शहर है, आपने सुना होगा, जो जयपुर शहर है, इस जयपुर सिटी के फाउंडर भी यहाँ पर राजा जयसिंह टू ही हैं। अब
होता क्या है, जब ये मंदिर को बनवाते हैं दोबारा से चौथी बार, तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाता है। तो उसके बाद कुछ एक बहुत बड़ा एक विशाल सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी के थ्रू भी करवाया जाता है। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 21 साल की उम्र में यहाँ पर विधवा हो गई थी, 8 साल की उम्र में यहाँ पर इनका विवाह हो गया था। उसके बाद में 35 साल की उम्र में यहाँ पर उन्होंने अपने बेटों को भी खो दिया था। फिर 1767 में जो यहाँ पे राजगद्दी उसकी बागडोर को संभाला, 30 साल तक यहाँ पर इंदौर पर शासन किया और अपने शासन के टाइम पर सैकड़ों मंदिर धर्मशालों का निर्माण किया, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका भी पुनर्निर्माण भी करवाया था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल का पहले राजा जयसिंह टू ने किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने किया। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है किसके बारे में, ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में। अब मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद में हम लोग अब मेजर पॉइंट पर चलते हैं। यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है आज के टाइम पर, ये चर्चा में इसलिए भी आया क्योंकि रिसेंट टाइम पे 5 महिलाएं थीं, इन्होंने पिटीशन डाला कोर्ट के अंदर, लोकल कोर्ट में पिटीशन डालते हुए बोला कि जो ये मंदिर है उसके पीछे की जो दीवार है वो यहाँ पर टेम्पल का आर्किटेक्चर बना हुआ है, और इस दीवार के पीछे यानी कि मस्जिद के अंदर में श्रृंगार गौरी का यहाँ पे मंदिर है। तो वो जो महिला उन्होंने पिटीशन डाला, उन्होंने बोला कि हम जाना चाहते हैं और श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने बोला किसी दूसरे रिलीजियस प्लेस में जाओगे आप तो ये अलाउ नहीं है। तो उन्होंने बोला ये रिलीजियस प्लेस दूसरा नहीं, यहाँ पर ये टेम्पल, आप वीडियोग्राफी करवाओ, सर्वे करवाओ। तो उसके बाद में यहाँ पर ये सर्वे के ऊपर फोकस दिया गया। अब सर्वे में ये सब हो गया है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख ही रहा है, आज यहाँ पर इस केस को लेकर मुद्दा देगा, ठीक है। तो इसके दौरान यहाँ पे बोला जा रहा है क्या हम लोग इस मॉस्क को हटा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मॉस्क को हटाया जा सकता है तो वो कहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देखो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक एक्ट है टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस फॉर द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947। इसका मतलब क्या समझो, 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी इस एक्ट को देखो 1991 में लेकर आया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय, 1991 में इस एक्ट को लेकर आया गया। जब इस एक्ट को लेकर आया गया तो इस एक्ट ने यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला कि भाई देखो, जो 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी के टाइम पर जो भी मंदिर था, जो भी मस्जिद था, जो भी यहाँ पे चर्च था, यानी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस के जो भी प्लेसेस जैसे बने हुए थे वो वैसे ही रहेंगे, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलता है। तो आपको हो गया अयोध्या वाला मामला, तो अयोध्या वाले मामले को इसमें एक्सेप्शन में रखा था। बाबरी मस्जिद वाला जो है उसको यहाँ पर एक्सेप्शन में रखा था, उसको हटाकर जितने भी यहाँ पर मंदिर मस्जिद जो भी यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, वो एज इट इज़ रहेंगी जैसे वो आज़ादी के टाइम पे थी। तो ये यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलता है। तो मतलब आप कहोगे कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता ज्ञानवापी मॉस्क को, हाँ बिल्कुल, इस एक्ट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे मॉस्क को नहीं हटाया जा सकता। इसको हम लोग पूजा स्थल कानून भी बोलते हैं हिंदी में। मैंने आपको बताया 1991 में कांग्रेस की सरकार, जो नरसिम्हा राव सरकार है, वो इसको लेकर आए थे क्योंकि उस समय मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बहुत बवाल चल रहा था। तो उसको रोकने को लेकर यहाँ पर ये चर्चा जा रही थी, उस विवाद को रोकने के लिए इसको लाया गया। क्लियर हुआ? बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के अंदर एक एग्जम्पशन है। तो आप कहोगे क्या कुछ भी प्रोविज़न नहीं है, कुछ तो छूट मिली होगी? हाँ बिल्कुल मिली है, एक प्रोविज़न आपको देखने को मिलता है। वो प्रोविज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अयोध्या वाले मामले को इस पूरे मुद्दे से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, इसको पूरे मुद्दे से अलग रखा गया था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इस एक्ट के अंदर, यानी जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस एक्ट के अंदर एक और एक्ट काम करता है। उस दूसरे एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आप ये भी देख पाओगे। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ठीक है। ये इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। तो इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर एक और एक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये वाला एक्ट क्या बोलता है? ये वाला एक्ट ये बोलता है कि मान लो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं करंट यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क का, तो ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर मीडिया रिपोर्ट बोलती है कि भाई यहाँ पर शिवलिंग मिला। अब शिवलिंग मिला तो यहाँ पर ये मीडिया रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला। अब अगर होता क्या है कि यहाँ पे वाकई में ऐसा कुछ है, चीज़ें प्रूव होती हैं, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958 वर्किंग में आएगा, और यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे शिवलिंग को देखेगा। और अगर वो जो भी चीज़ें हैं वो अगर 100 साल पुरानी होंगी
तो उन चीज़ों को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। भले ही मॉस को ना हटाया जाए, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई होंगी उनको एक प्रोटेक्शन, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। ये आपको देखना है कि भाई ये भी एक छूट मिली हुई है इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ ली हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिला है। अब इसी एक्ट के अंदर में कुछ पेनल्टी वगैरह भी है। मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो एक्ट है ये बोलता है कि अगर मान लो कोई इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, 3 साल की सज़ा मिलेगी और यहाँ पर साथ ही साथ फ़ाइन भी उसके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मुद्दा। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला है, और अगर जानने को मिला है तो फटाफट जो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है उसको दबा दो। 1 सेकंड लगेगा और 1 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करके आप सपोर्ट कर सकते हो ना। उसके बाद आता है ये वाला आर्टिकल। इस आर्टिकल को आप लोग यहाँ पर जीएस पेपर 3 इकॉनमी से रिलेट कर पाओगे। जो इससे पहले वाला था वो आर्ट एंड कल्चर, जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से रिलेट हो पाएगा। यहाँ पे चर्चा की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला किससे, सेंटर से। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से बोला कि भाई दोनों के पास में इक्वल पावर है जीएसटी संबंधित लॉज बनाने के लिए। यानी जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, आपको पता होगा, पहला क्वेश्चन आपसे बनता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। काफ़ी बार पूछा और काफ़ी बार लोगों ने गलत आंसर भी दिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना ये डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है। तो होता कि यहाँ पर एक मुद्दा होता है। मुद्दा यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कुछ भी गुड्स यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी कोई सामान उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो गुड्स इंपोर्ट करे गए। अब जब गुड्स इंपोर्ट करे गए तो उसके ऊपर भी यहाँ पर इंपोर्टर के ऊपर काफ़ी सारी जीएसटी वगैरह चार्ज की जा रही थी, जीएसटी से इंपोर्टर से जीएसटी ली जा रही थी। तो यहाँ पर ये मुद्दा जो है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर पहुँचता है। ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी कतई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे सुनवाई वगैरह होती है। सुनवाई वगैरह होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में ये मुद्दा आता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टेटमेंट है वो हमारे लिए मैटर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जीएसटी को लेकर जो लॉज बनाने का काम है वो सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं, दोनों के पास इक्वल पावर से कि दोनों कानून बना सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि जो जीएसटी काउंसिल है, आपको पता होगा जीएसटी काउंसिल के अंदर ही बैठकर सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं कि इसको जीएसटी के अंदर लेकर आना है इस सामान को या नहीं लेके आना, इस पे कितनी % जीएसटी लगनी चाहिए, वो सब जीएसटी काउंसिल हमारा तय करता है। जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 279A के अंदर की गई है, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो जीएसटी काउंसिल जो भी यहाँ पर लेगा, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पर बताएगा वो बेसिकली यहाँ पर एक रिकमेंडेशन होगा, वो यहाँ पर एक एडवाइस होगी। अब उस एडवाइस को यहाँ पर सेंटर स्टेट माने या ना माने उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं उनको मानने या ना मानने की वो एक्चुअली डिपेंड करती है सेंटर और स्टेट इन दोनों के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर यह मुद्दा निकल कर आ गया है। तो आर्टिकल 279A आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पूरे आर्टिकल से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं निकला है। इंपॉर्टेंट क्या निकला है, जीएसटी काउंसिल, जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में चर्चा आर्टिकल 279A के अंदर की गई है। और ये जो आर्टिकल 279A है ये बोलता है कि जो जीएसटी है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है, बात बताता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित इश्यूज़ है उनको लेकर, ठीक है, जो भी इश्यूज़ होंगे जीएसटी को लेकर, तो उन इश्यूज़ को लेकर जो भी रिकमेंडेशन होता है वो यहाँ पर ये जो बॉडी है हमारी जीएसटी काउंसिल है वो यहाँ पे बोलता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन होता है, तो जीएसटी काउंसिल को चेयर किया जाता है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ में कुछ और मेंबर्स होते हैं। यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू हो गए, उसके बाद यहाँ पर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। तो ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं ये सब यहाँ पर बैठकर एक तरीके से आप कह सकते हो डिस्कशन करते हैं, और जीएसटी काउंसिल के अंदर इनका हिस्सा होता है। ये सब यहाँ पर बैठकर मीटिंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में ये भी बोला अपने जजमेंट के अंदर कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो इंपॉर्टेंस है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा है। अब पहला क्वेश्चन तो सर ये आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या? देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपको पता है जिसको हम लोग संघवाद का ढांचा बोलते हैं, यानी कि जो हमारी सेंटर यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, इसी को हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से जो जीएसटी को लेकर कानून है वो किसी एक के ऊपर नहीं जाएगा। जीएसटी को लेकर जो कानून बनाया जाएगा वो स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर बनाएंगे। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया स्टेटमेंट निकल कर आया है कि भाई कानून बनाने की जब बात आती है तो स्टेट सेंटर दोनों मिलकर बनाएंगे, दोनों के पास पावर्स हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नौ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपने इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने ये जाना कि फिनलैंड और स्वीडन
ये दोनों देश हैं जो कि बोल रहे हैं कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे, और दोनों ने नेटो के लिए अप्लाई भी कर दिया। अब क्या वाकई में ये ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं ज्वाइन कर सकते तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्या वाकई में ज्वाइन कर सकते हो? बिल्कुल आप कहोगे हाँ ज्वाइन को नहीं कर सकते, ज्वाइन तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना होगा, टर्की, हमने अभी तक इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। हालांकि एक आर्टिकल आया था, उसमें इतनी चर्चा हम लोगों ने की नहीं थी, थोड़ी सी चर्चा की थी, थोड़ा सा मैंने आपको मतलब ऊपर ऊपर से बता दिया था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं समझा दूंगा। अभी आपको पता है कि विवाद ये चल रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ये बोल रहे हैं कि हमें नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है। लेकिन रशिया ये बोलता है कि मैं फिनलैंड को नेटो ज्वाइन नहीं करने दूंगा, है ना। और यही विवाद यूक्रेन रशिया के साथ में भी हुआ था। यूक्रेन उस समय क्या कर रहा था, जो आज के टाइम पर वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, वो इसी के बेसिस पर भी थी। यानी यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था, रशिया यूक्रेन से मना कर रहा था भाई नेटो को मत ज्वाइन करना, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो इसकी वजह से रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। वही सिचुएशन हमें फिनलैंड के साथ होती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम पर फिनलैंड के ऊपर भी बवाल होता हुआ नजर आ सकता है। जैसे रशिया के साथ में अटैक हो रहा है, वैसे आने वाले कुछ टाइम पर फिनलैंड के ऊपर भी रशिया अटैक करेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ सकती है। अब इसी चक्कर में फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों ने बोला कि भाई हमें नेटो ज्वाइन करवा दो, ताकि रशिया के अगेंस्ट में हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये सब कुछ मामला सही चल रहा था, लेकिन बीच में यहाँ पे टर्की आ गया। अब टर्की के बारे में आपको बता दूं, टर्की जो एक देश है जो कि ऑलरेडी एक नेटो का मेंबर है, और टर्की यहाँ पर इनको ज्वाइन नहीं करने दे रहा। अब टर्की ज्वाइन नहीं करने दे रहा मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे तो 30 देश हैं, तो टर्की का क्या रोल है? तो अब इसको समझो, नेटो के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं? 30 कंट्रीज़ है, 30 कंट्री का एक ग्रुप है ना। अब नेटो के अंदर जो 30 कंट्रीज़ हैं, और अगर किसी 31वीं कंट्री को या 32वीं कंट्री को नेटो का मेंबर बनना है, तो इन 30 के 30 देशों की सहमति चाहिए। इन 30 के 30 देशों का वोट, एक अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पे ये 29 तो तैयार थे, टर्की निकल कर आया। टर्की ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर हम स्वीडन और फिनलैंड दोनों को नेटो नहीं ज्वाइन करने देंगे। तो इसी को लेकर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे बोला गया, जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला कि हम लोग टर्की का जो कंसर्न है, टर्की की जो भी चिंता है, उसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, टर्की के साथ में बातचीत करेंगे, यार हमें छोड़ दो, नेटो ज्वाइन करने दो। लेकिन टर्की मना कर रहा है, हम नेटो नहीं ज्वाइन करने देंगे। क्लियर हुआ? अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ विस्तार से, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, ये तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे पिक्चर्स। एक सेकेंड, अब इसके बाद में ही यहाँ पर मैंने आपको, हाँ, ये आप लोग देखो थोड़ा सा, इस वाले पिक्चर को देखो। इस वाले पिक्चर में आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ये जो पिंक कलर की कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, ये नेटो के मेंबर हैं। और जो इधर यहाँ पे धारी कलर में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा लाइनिंग दिख रही है, ये फिनलैंड और स्वीडन है। फिनलैंड के पीछे रशिया है ना। रशिया एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड के साथ में। और आपको पता है कि जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 30 देश हैं, ये नेटो पूरा का पूरा ग्रुप लीड किया जाता है अमेरिका के थ्रू। और अगर फिनलैंड स्वीडन नेटो के मेंबर बन जाते हैं, जो कि नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सारे नेटो के मेंबर्स हैं। अगर फिनलैंड भी नेटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका यहाँ पर आकर बैठेगा बॉर्डर पर। और रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका इस बॉर्डर पर आकर बैठे, क्योंकि नेटो इतना पावरफुल ग्रुप है। नेटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि इन 30 देशों में से किसी एक देश के ऊपर भी अटैक होता है तो मतलब सबके ऊपर अटैक हुआ है। तो अगर ये दोनों भी ऐड हो जाएं नेटो के अंदर तो टोटल 32 देश हो जाएंगे। अमेरिका यहाँ पर आकर बैठेगा। और मान लो इस बॉर्डर पर कहीं पर भी अगर छेड़छाड़ होती है, इधर से कोई अटैक होता है, फिर रशिया उसके रिटेलिएशन में यहाँ पर फिनलैंड को अटैक करता है, तो इससे क्या होगा, फिनलैंड अगर नेटो कंट्री बन जाएगा तो पूरा का पूरा नेटो एक्टिव हो जाएगा। यानी जो अगर इन दोनों को मिला दें तो टोटल 32 देश हो जाएंगे नेटो के अंदर, तो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, सब मिलकर साथ में रशिया के ऊपर अटैक करना चालू कर देंगे। तो रशिया अपने टेरिटरी को यहाँ पर बचाने के लिए, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहता है कि फिनलैंड इसको ना ज्वाइन करे। ये तो यहाँ पर आपने इस मुद्दे को समझा। देन उसके बाद जब आप लोग टर्की को देखते हो तो टर्की भी आज के टाइम पर यही मुद्दा उठा रहा है कि टर्की यहाँ पर ये बोलता है, टर्की ये देश आपको नजर आएगा मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में टर्की। इसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, देखो किस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस प्रकार से लोकेशन कवर करनी होती है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, टर्की लोकेटेड है किसके बीच में, ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी के बीच में। तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि जो टर्की है वो ब्लैक सी मेडिटेरियन सी के बीच में लोकेटेड है, तो ऑप्शन भी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2014 में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये टर्की क्यों मना कर रहा है, टर्की क्यों नहीं चाहता, ठीक है, क्यों नहीं चाहता कि जो ऊपर फिनलैंड और स्वीडन है, यानी कि टर्की नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, टर्की क्यों नहीं चाहता फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों नाटो को ज्वाइन करें। तो उसके पीछे के कई सारे कारण हैं, आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहला कारण सुनना, सबसे पहला कारण यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि टर्की के अंदर ऑलरेडी जब आप लोग इस टर्की को देखोगे तो टर्की के नीचे आपको यहाँ पर सीरिया नज़र आएगा, सीरिया के बाद थोड़ा सा और आगे चलोगे तो इराक नज़र आएगा। एक प्रॉपर मैप नहीं लेकर आ पाया हूँ मैं, लेकर आया था, पता नहीं क्या हो गया, वो अपलोड ही नहीं हो पाया अभी तक, मैंने अच्छे से देख लिया, मिला नहीं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टर्की के अंदर खुद टर्की के पास में आपको सीरिया और इराक दोनों देखने को मिल जाता है। अब सीरिया और इराक में बवाल चलता रहता है, बहुत सारे विवाद आपको देखने को मिलेंगे, चलते रहते हैं हमेशा से ही, है ना। अब जब ये विवाद चलते हैं, चलो यार मिल गया मुझे मैप, अच्छा वो मिल गया, इधर टर्की है, इधर सीरिया, इधर इराक है। तो इनके अंदर सीरिया इराक में बहुत सारा आतंकवाद वगैरह चलता रहता है, आपको पता होगा। और इसी एरिया में कुर्दिश कम्युनिटी, कौन सी, कुर्द कम्युनिटी, KURD, कुर्द कम्युनिटी रहती है। अब कुर्द कम्युनिटी का मकसद क्या है कि ये सारा एरिया लेकर हम लोग एक अलग से एक सेपरेट नेशन बनाएं, कुर्दिस्तान बनाएं, ठीक है। तो इनका यहाँ पर ये मकसद है। अब इन्हीं को रोकने के लिए क्या होता है, इन्हीं को रोकने के लिए जो टर्की है वो यहाँ पर एंटर करता है, किस में, टर्की यहाँ पर इस वाले एरिया में एंटर करता है। टर्की सीरिया के अंदर लड़ाई लड़ता है, ठीक है, सीरिया के अंदर यहाँ पर इन कुर्द को एक तरीके से कुर्द से लड़ता है। तो इधर टर्की के अंदर तुर्क हो गए TURK, और इधर की साइड में सीरिया और इराक की साइड में यहाँ पर कुर्द हो गए KURD। इनके बीच में टर्क वर्सेस कुर्द ये चलती रहती है ना। अब टर्की को काफ़ी सारा हथियार आता है किसकी साइड से, यूरोपियन यूनियन की साइड से, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी साइड से काफ़ी सारा हथियार आता है। और जो फिनलैंड और स्वीडन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, फिनलैंड और स्वीडन जो दोनों नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 नेशन, आपको पता होगा। और फिनलैंड स्वीडन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन से मना कर दिया कि टर्की को हथियार मत बेचना, ये बहुत पहले की बात है। तो 2016 की बात है यहाँ पर कि टर्की को हथियार मत बेचना, नहीं तो टर्की यहाँ पर एक तरीके से सीरिया के अंदर ये बवाल करेगा, सीरिया के अंदर यहाँ पर ये हथियार चलाएगा, लोगों की जान लेगा। तो टर्की से नाराज़ हो गया। टर्की ने सोचा कि यार स्वीडन फिनलैंड ऐसा कैसे कर सकते हैं, स्वीडन फिनलैंड इन दोनों ने मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी इनका टाइम चल रहा है, कभी हमारा टाइम आएगा। तो अभी यहाँ पर मुद्दा ये पूरी तरह से पलट चुका है। मुद्दा ये पलट चुका है कि इन्होंने मना कर दिया था, तो टर्की को बुरा लगा, ठीक है, एर्दोगान जो आज के टाइम पर टर्की के लीडर है, इनको बुरा लगा। उसके बाद में एक और यहाँ पे सिचुएशन उठता है, वो ये उठता है, एक गुलन मूवमेंट चलाया जाता है। गुलन नाम का एक आदमी है जिसका नाम है फैतुल्ला गुलन, ठीक है। अब जो फैतुल्ला गुलन है, इसने क्या किया 2016 में, 2019 में भी टर्की की सरकार को गिराने की कोशिश करी। रिसेप जो अर्दोगन है इनको गिराने की कोशिश करी, वहाँ पे एक मिलिट्री कू कह रहा हूँ, तख्ता पलट करने की कोशिश करी। हाँ, कू मिलिट्री नहीं कहेंगे उसको, कू करने की कहे। तो यहाँ पर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी गुलन के थ्रू। तो क्या हुआ, वो नहीं कर पाया, और फिर उसका जब उसको इस टर्की से निकाल दिया गया, जब टर्की से निकाल दिया गया तो वो कहाँ पे रह रहा है आज के टाइम पर, स्वीडन फिनलैंड में रह रहा है। स्वीडन फिनलैंड ने उसको शरण दिया, तो टर्की इससे भी नाराज़ हो गया। तो टर्की कह रहा है कि स्वीडन फिनलैंड दोनों हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहो, कभी हमारा टाइम भी आएगा। तो टाइम आ गया है अब स्वीडन फिनलैंड बोल रहे हैं कि मुझे नाटो को ज्वाइन करना है, और नाटो का हिस्सा टर्की है, टोटल 30 नेशंस हैं। तो टर्की ने यहाँ पर बोला ये कि भाई हम यहाँ पे ना ही नाटो, ना ही स्वीडन, ना ही फिनलैंड, इन दोनों को नाटो का हिस्सा बनने नहीं देंगे। और आपको पता होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नाटो के अंदर अगर किसी नए सदस्य को आना है, कोई नया मेंबर बनना है, तो उसको सबकी सहमति चाहिए, 30 के 30 लोगों की सहमति चाहिए। तो टर्की यहाँ पर अगर अपनी सहमति नहीं देगा तो ये लोग यहाँ पर मेंबर नहीं बन पाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग को मिल जाती है। तो ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो चुकी कि टर्की का कंसर्न क्या है। इसी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, आप लोगों ने बोला था इसको एक बार बता देना। तो अभी स्वीडन के PM और साथ साथ फिनलैंड के प्रेसिडेंट, ये दोनों मिलकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे टर्की के साथ में मुद्दे को सुलझाया जाए, और सुलझा कर जो है टर्की से बोला जाए यार कि हमें अलाउ कर दो, हम नाटो ग्रुप में ऐड हो जाएं। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा पर्टिकुलर कंप्लीट आर्टिकल। आगे चलते हैं। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा,
हमारी केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि जो पैंगोंग लेक है, जो कि लद्दाख के अंदर पैंगोंग लेक देखने को मिलती है, जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, आपको पता होगा। तो पैंगोंग लेक पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है चाइना के थ्रू, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। चाइना एक बड़ा ब्रिज बना रहा है, इससे पहले एक छोटा ब्रिज बना चुका है। जो छोटा ब्रिज है वो बेसिकली बड़े वाले ब्रिज को बनाने में हेल्प करेगा, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं कि चाइना एक ब्रिज बनाता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन दी गई। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं, आप खुद भी रीड कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पर मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ, ये आपको ही पता है। अब एक आर्टिकल यह है, इस आर्टिकल में भी यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे ट्रैवल करेंगे टोक्यो यानी जापान के अंदर में, और क्वाड समिट को अटेंड करेंगे। अब ये है पे क्वाड समिट होने वाली है अगले सप्ताह ट्यूसडे में, ये क्वाड समिट होगी, और उस समिट को यहाँ पे हमारे PM एक तरीके से अटेंड करेंगे। प्लस ऑब्वियस सी बात है, क्वाड के अंदर आपको पता होगा 4 कंट्रीज़ मेंबर हैं, ठीक है, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की यहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है इस क्वाड के अंदर में। तो अब ये मीटिंग होगी कब? अगले सप्ताह। अभी से कुछ प्रेडिक्शन की गई हैं, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर इसको लेकर आर्टिकल पब्लिश होगा। जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके अगले दिन ही आर्टिकल पब्लिश होगा, तो हमारे पास एक ठोस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आखिरकार मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई है। तो वो चीज़ पढ़ेंगे, वो चीज़ हमारे काम की आएगी। ओके, बाकी आगे आते हैं। अब जब हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन पर आते हैं, तो एडिटोरियल पर एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी एक एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक बहुत लेंथी आर्टिकल था, उसको लेकर आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब यहाँ पर जो ये नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बात करता है भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के बारे में। देखो, सरकार यहाँ पे इथेनॉल को बढ़ाना चाहती है पेट्रोल के अंदर में। इथेनॉल को बढ़ाना क्यों चाहती है, क्या इसके बेनिफिट होंगे, वो सारी बातें बताई गई हैं। कितना हम लोग अचीव कर चुके हैं, हमारे पास 3 साल बचे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, वो सारी बातें बताई गई हैं। इथेनॉल से क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल के अंदर कवर किया गया। चलो फिर एक एक करके पिक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर होती क्या है। देखो, डायरेक्टली हम लोग समझेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल क्या होता है? तो बायोफ्यूल आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में। यानी कि जो लकड़ी हो गई, सूखे पत्ते हो गए, ठीक है, या फिर कुछ खाद हो गया, इनको जब आप लोग जलाओगे तो यहाँ से एनर्जी मिलती है नहीं मिलती है? तो यहाँ पर ये सॉलिड के बेसिस पर हो गया। लिक्विड के बेसिस पर बात करें तो एक बायो इथेनॉल होता है, बायो डीजल होता है, और गैसेस की बात करें तो यहाँ पर एक बायोगैस होता है। तो ये बायोफ्यूल्स हैं। तो यहाँ पर जो इथेनॉल है वो भी एक बायोफ्यूल है, जिसको हम लोग जलाकर हीट को जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो इथेनॉल बायोफ्यूल है। अब इथेनॉल को क्या करते हैं हम लोग? पेट्रोल में मिलाते हैं। अब पेट्रोल में जब इथेनॉल को मिलाएंगे तो थोड़ा सा कम पेट्रोल लगेगा। पहले मान लो 1000 लीटर यहाँ पे पेट्रोल का यूज़ कर रहे थे, अब हमने सिर्फ 500 लीटर पेट्रोल यूज़ करना है और 500 लीटर इथेनॉल मिलाना है। तो 1000 लीटर अभी भी है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमने क्या कर दिया, उसमें इथेनॉल मिला दिया। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं मिलाते, थोड़ा कम मिलाएंगे, तो यहाँ पे इथेनॉल मिला दिया। तो क्या हो गया वहाँ पर? उसी को हम लोग बोलते हैं मिलाने को इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब इसमें क्या होगा? पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो हमारा कम हो जाएगा। यही हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% तक इथेनॉल मिलाएंगे, इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इथेनॉल बनता कैसे उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो शुगर केन या जो गन्ना है, गन्ने से बन रहा है इथेनॉल। गन्ना खाने पीने की चीज़ों से बनता है, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, जो हमारा कॉर्न होता है, भुट्टा होता है, उससे भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे शुगर केन की बात करते हैं। मान लो ये शुगर केन है, गन्ना है, शुगर केन के अंदर शुगर प्रेजेंट है, ऑब्वियस ही बात है, मिठास आपको देखने को मिलता है। शुगर की भी अलग अलग फॉर्म होती हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सारी जो फॉर्म है सब शुगर की होती हैं, आपको पता होगा। अब शुगर केन के अंदर भी जो मिठास है उसको हम लोग क्या करते हैं? फर्मेंटेशन। तो शुगर केन का, गन्नों का पहले क्या जाएगा? फर्मेंटेशन। अब आप कहोगे फर्मेंटेशन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया जो शुगर होता है, जो चीनी होती है, उसकी अलग अलग फॉर्म होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये क्या करता है? चीनी को, उस शुगर को एनर्जी में तोड़ देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो शुगर केन का यूज़ किया हमने, और शुगर केन का जो मेजर शुगर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई, इसको प्योरीफाई करना होगा, इसको शुद्ध करना होगा। तो प्योरीफिकेशन के लिए हमने क्या किया? इसमें से इथेनॉल अलग कर दिया और शुगर केन अलग कर, मतलब इथेनॉल अलग कर दिया और बाकी गंदी अलग कर दी। तो आप कहोगे इथेनॉल अलग कर दिया, इथेनॉल बन गया क्या? हाँ, क्योंकि क्या होता है, शुगर केन से, यानी कि जो मिठास है उसी से इथेनॉल बनता है। हम लोग क्या करते हैं? शुगर को तोड़ देते हैं इथेनॉल के अंदर। तो फर्मेंटेशन में यही होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है?
जो भी यहाँ पर गन्ने की चीनी होगी, जो मिठास होगी, उस मिठास से इथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इथेनॉल बन गया तो यहाँ पर हम लोग उसको प्योरीफाई कर देंगे। इथेनॉल अलग हो गया, गंदगी अलग हो गई। अब हम उसको पेट्रोल में ब्लेंड कर देंगे, पेट्रोल में मिला देंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करके पेट्रोल स्टेशन तक पहुँचा दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपकी गाड़ी तक वो इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा फोकस रहता है। अब इथेनॉल को हम लोग भुट्टे से ही बना सकते हैं, जो हमारा मक्का होता है, कॉर्न होता है, उससे बनाया जा सकता है। उसको पीस दिया, उसके अंदर पानी ऐड किया, कुक किया, उसका जो स्टार्च है वो शुगर में तोड़ा, शुगर से इथेनॉल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर उसको प्योरीफाई करके हमने पावर स्टेशन तक पहुँचा दिया। इथेनॉल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंस यह है कि पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है भारत आज के टाइम पर 85% तेल को मंगाता है, बाहर से इंपोर्ट करता है। अब होगा क्या, हम लोग जब इस इथेनॉल का यूज़ करने लगेंगे तो इससे हम पेट्रोल कम मंगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इथेनॉल भी उसके अंदर मिलाने लगेंगे। और फिर दूसरा यहाँ पर इसका फ़ायदा ये होगा, मनी बचेगा। ऑब्वियस ही बात है, अभी हम लोग काफ़ी सारा तेल मंगा रहे हैं तो काफ़ी सारा पैसा भी जाता है हमारे कंट्री का। और अगर हम लोग इथेनॉल को मिलाने लगेंगे तो कम तेल मंगाएंगे, कम पैसा जाएगा। हर साल हम लोग $4 बिलियन के आसपास पैसा बचा सकते हैं। तो इसका ये दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें पोल्यूशन भी कम होता है, तो यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ दिक्कतें, कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या है कि भाई यहाँ पर भुखमरी का रिस्क बढ़ सकता है। तो आप कहोगे भुखमरी का रिस्क बढ़ सकता है, हाँ, कैसे? क्योंकि यहाँ पे खाने पीने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे खाने पीने को चीज़ों का इस्तेमाल किया गया का मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि शुगर केन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉर्न, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो खाने के लिए क्या बचेगा? जैसे इंडोनेशिया के अंदर आज के टाइम पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है पाम ऑयल को लेकर, कि पाम ऑयल को उन्होंने पेट्रोल में ब्लेंड करना चालू किया और बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से पाम ऑयल का क्राइसिस इंडोनेशिया में देखने को मिला। दुनिया भर में पाम ऑयल जा नहीं पा रहा है। भारत ने यहाँ पे मतलब पूरी तरह से इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट वगैरह है पाम ऑयल का पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ये इशूज़ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि अगर हम लोग खाने पीने की चीज़ें से इथेनॉल को बनाने के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लगेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम ये निकल कर आएगी कि भाई भुखमरी का जो रिस्क है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके इश्यूज़ निकल कर आ जाते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन बोला कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक पिटीशन की सुनवाई करेगा इस साल जुलाई में। वो पिटीशन क्या है? वो पिटीशन है EWS को लेकर, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर सुनवाई करने वाला है। तो आप कहोगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को लेकर क्या सुनवाई होगी यार, इसका क्या मुद्दा है? तो ये मुद्दा थोड़ा सा पुराना है, जिसकी सुनवाई आने वाले टाइम पर इस साल जुलाई के मंथ में होगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस देता हूँ आखिरकार क्या हुआ है। तो देखो, रिसेंट डेज में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन उठाता है सरकार के ऊपर। क्वेश्चन ये उठाता है कि भाई आप क्या करते हो, कोटा देते हो, है ना, यानी रिजर्वेशन, आरक्षण देते हो। रिजर्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा SC है, ST है, OBC है, उसके बाद यहाँ पर बचती है जनरल कैटेगरी, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, और इधर जनरल कैटेगरी। इस प्रकार से रिजर्वेशन बटा हुआ है हमारी सोसाइटी में, हमें पता है। अब इसी के अंदर जो जनरल कैटेगरी है, इनमें से भी कुछ लोग रह जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीकर हैं। इकोनॉमिकली वीकर का मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उनको भी एक कोटा मिलना चाहिए। तो उनको रिजर्वेशन देने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा लाया गया था, आपको पता होगा। और इस EWS के अंदर उन लोगों को 10% का कोटा दिया गया है। यानी कुछ ऐसे लोग जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और यहाँ पर OBC जनरल कैटेगरी से हटकर कुछ लोग रह गए हैं, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, तो उनको यहाँ पे कोटा दिया जाएगा। उनके लिए यहाँ पे 10% का कोटा EWS कैटेगरी के अंदर लाया गया। लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है, जब भी हम कोटा लेकर आते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ लिमिट यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जिस भी फैमिली की, ध्यान से सुनना, जिस भी फैमिली की जो इनकम लिमिट है, इनकम लिमिट जिसकी भी 1 साल की 8 लाख रुपया है, उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी फैमिली की 8 लाख रुपए इनकम है तो ही वो EWS कैटेगरी के अंदर आएगा। मतलब 8 लाख रुपए सालाना इनकम, मतलब अच्छों की नहीं होती है। एक IAS ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 56,000 57,000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बोला गया भाई आपने ये क्या सोच समझ के, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला सरकार से, क्या सोच समझ के 8 लाख रुपए की लिमिट रखी है कि अगर 8 लाख रुपए की लिमिट होगी तभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा मिलेगा। तो मतलब ये लिमिट अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गई। अगर आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब 8 लाख की लिमिट भी रख रहे हो और उनको इकोनॉमिकली वीकर भी बोल रहे हो, ये कैसे हो गया?
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जवाब मांगा है, इसको लेकर यहाँ पर ऑलरेडी केस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो वैलिडिटी है 8 लाख क्राइटेरिया की एनुअल इनकम लिमिट की, ये क्वेश्चनिंग में आ चुका है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जुलाई में एक सुनवाई करने वाला है EWS कोटा को लेकर। एक पिटीशन जो चैलेंज किया गया था इस चीज़ को लेकर कि भाई EWS कोटा के लिए आपने 8 लाख रुपये क्या सोच समझ के रख दिया। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक सुनवाई करेगा जुलाई के मंथ में। बाकी मैंने आपको बता दिया EWS के बारे में 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो EWS कोटा है इसको लाया गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 2019 में लाया गया था। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को इसमें ऐड कर दिया गया, जहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में चर्चा की गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, और इन्हीं के इनकम लिमिट्स के बारे में चर्चा की गई थी, वो भी आपने डिस्कस कर लिया। क्लियर हुआ? तो अभी आने वाले टाइम पर चर्चा में आएगा तो वापस इसका डिस्कशन होगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। कुछ छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था तो आपको बताना ज़रूरी था। देन उसके बाद यार हमने एडिटोरियल डिस्कस कर ही लिया है, ये वाला जो एक्सप्लेनर सेक्शन पर आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उस पर हमने इसको लेकर चर्चा कर ली है। बाकी फ्राइडे में ऑलरेडी आर्टिकल कम आते हैं, लेकिन आर्टिकल कम आते हैं हमारे पास एक और एडिटोरियल है यार डिस्कस करने के लिए, वो यह है। लेकिन हुआ क्या है, अभी ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मतलब ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है यार, अभी मुझे और टाइम लग जाएगा इस पूरे पेज को डिस्कस करने में। ऑलरेडी यहाँ पर कम से कम 20-25 मिनट चाहिए, तो 1.5 घंटे का वीडियो पहुँच जाएगा। तो आपके लिए मैं यहाँ पर करने वाला ये हूँ कि देखो इस एडिटोरियल को मैं कल वाले दिन कवर करूँगा, क्योंकि हमारा जो सैटरडे का दिन होता है, यानी कि कल का दिन सैटरडे का दिन होगा। सैटरडे में ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ एक पेज पर एडिटोरियल आते हैं, सिर्फ एक पेज पर, और सैटरडे का दिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आता नहीं है। तो हमारा कल का जो दिन होगा वहाँ पे मैं इस आर्टिकल को डिस्कस कर लूँगा। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, हमेशा इसको डिस्कस किया जाएगा। आज सुबह मॉर्निंग में इंटरनेट इश्यूज़ भी हो गए, जिसकी वजह से मुझे इसमें डिले भी हो गया काम करने पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, कल हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आपका पहले वाला जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आर्टिकल मैंने छोड़ा था वो मैंने आज कवर कर दिया है, और ये आपका कल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लो, जितना भी पढ़ाया है वही बहुत है आज के लिए, बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। प्लस मॉर्निंग का जो करंट अफेयर का वीडियो है, प्लीज़ कह रहा हूँ जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लेना, मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो को, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई है। तो आज आपको दोनों वीडियोस देखने हैं, आराम से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो। उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में टाइम वेस्ट नहीं भी करना चाहोगे तो भी सही है, क्योंकि इनके पीडीएफ्स आपको मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे देता हूँ। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा वेट करो, कल मैं आपको ये 2 आर्टिकल जो हमारे पेंडिंग है इनको मैं करवा दूंगा, और क्योंकि कल सैटरडे ऑलरेडी आर्टिकल कम आएंगे, तो इसी चक्कर में मैं नहीं चाहता कि अभी हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में डिस्कस करें और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसी को लेकर ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। थोड़ा सा वेट करो, कल के दिन आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, कल आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ रहे होंगे। देन उसके बाद मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का 2019 का, इसका आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यार आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन कहाँ गया? हम लोग डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, और मेंस का क्वेश्चन शायद मैं लाया हूँ या नहीं लाया हूँ, नहीं पता। चलो कोई बात नहीं यार, हाँ मेंस का क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आज मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देखो कोविड-19 पेंडेमिक का एक मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, वो तो सबको पता है। कोविड-19 पेंडेमिक ने जो वीमेन की कंडीशन इंडिया के अंदर में उसको और ख़राब कर दी है। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है और बताना है कि हाँ इसके पीछे सजेस्टिव मेजर क्या हो सकते हैं, कैसे हम लोग इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा, वीमेन की जो कंडीशंस है वो कैसे बुरी हुई हैं, उसको लेकर आपको ये शब्द लिखना है कुछ, और आंसर लिखने के बाद में आपको टेलीग्राम पर दीपक यादव एजुकेशन आंसर राइटिंग टाइप करना है, उस वाले ग्रुप में जाके पोस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो ये बोलता है, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, ये बात करता है पीवीटीजी को लेकर। मैंने आपको बताया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि पीवीटीजी आपको 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आप देख पाओगे, बिल्कुल देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो हैं जिनकी ऑलरेडी यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी खतरे में यहाँ पर जनजातियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग कह सकते हो इसका ये जो सेकंड पॉइंट है वो भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया आज के टाइम पर 95 पीवीटीजी हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है इरूलर और कोंदा रेडी ट्राइब ये पीवीटीजी के अंदर लिस्ट करी गई है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 4 इसका सही आंसर है। और इसका जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आज के टाइम पर
जो बोला जाता है कि हाँ 95 पीवीटीज हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 95 पीवीटीजीज नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। आज के टाइम पर टोटल 75 ट्रैवल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको कैटेगराइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि हाँ वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्रैवल ग्रुप है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको ध्यान में रखना, कुछ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभी डिटेल में हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं ना। इसी के साथ में इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।